पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, राहुल गांधी बिहार में है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी बिहार में है और आज बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। लोग जुट रहे हैं, राहुल गांधी को सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव को भी आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। और क्या सच में वोट चोरी हुई है, इस पर विवेचना चल रही है। चुनाव आयोग ने उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी कर दी है जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। अब राजनीतिक दलों ने और स्थानीय निकाय के जो जनप्रतिनिधि हैं वे इन सूचियों को देखें और बताएं कि क्या जो सचमुच वोटर के हकदार हैं उनका नाम भी हटा दिया गया है। यदि हटाया गया है तो फिर बवाल होगा, जैसा बवाल हमने और आपने देखा कि चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत बताकर नाम हटाए उनके साथ राहुल गांधी ने भोज किया, राहुल गांधी ने दिन में खाना खाया। तो देखिए, बिहार में चुनाव है और कल चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। इस बात का कोई स्पष्ट जवाब तो मिला नहीं कि बिहार से ही शुरुआत की जरूरत क्यों महसूस हुई, लेकिन एक बड़ी बात यह है राजनीतिक मायने में कि बिहार में संपूर्ण विपक्ष एक हो गया है। जिस फोटो सेशन की हम लोग बात करते थे कि क्यों नहीं सभी एक साथ, हम लोग तो बात करते थे कृष्णा अलाबारू की, तेजस्वी यादव की, मुकेश सहनी की, मतलब कार्यक्रमों में क्यों नहीं एक साथ दिखते हैं दीपांकर भट्टाचार्य की। दीपांकर भट्टाचार्य के बारे में कोई बट नहीं रहता है, माले वालों की रीति नीति साफ साफ है। तो अब छोड़िए इनकी बात, अब राहुल गांधी के साथ ही सब लोग हैं और बिहार का चुनाव कैसा है, महागठबंधन कैसा है, यह भी स्पष्ट है कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं, तेजस्वी यादव स्टीयरिंग सीट संभाले हुए हैं और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की जोड़ी बराबर दिख रही है। मुकेश सहनी भी मजबूती के साथ खड़े दिखाई पड़े। इसका मतलब उनके बारे में जो अटकलें अभी लगाई जा रही थी उन पर विराम लग गया। और देखिए, पप्पू यादव को भी स्टेज पर जगह दे दी गई। पप्पू यादव के लोग भी पूरी ताकत के साथ लगे हैं और जिन जिन इलाकों में यह यात्रा जा रही है वहां कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं तो एनएसयूआई का झंडा ही भूल गया था कि एनएसयूआई का झंडा भी लहरा रहा है और इस बात की प्रतियोगिता चल रही है कि किसके कितने झंडे। और देखिए, राहुल गांधी की शारीरिक क्षमता के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। उन्हें कह दिया जाए कि पैदल चलना है तो वह तो पैदल भी चलने को तैयार होंगे, बाकी बिहार के दूसरे नेताओं की बात छोड़ दें। तो पूरी ताकत एक साथ। लालू यादव भी पहुंच गए, बहुत पहले से कार्यक्रम नहीं था, लेकिन लालू यादव के भाषण को एक रणनीतिक तौर पर इतना ही सीमित रखा गया कि वह राहुल गांधी जिंदाबाद कर दें, तेजस्वी यादव जिंदाबाद कर दें, वोट चोरी के खिलाफ बिगुल फूंक दें, इसके अलावा कुछ न बोले जिसके कारण कोई विवाद हो जाए। तो देखिए, अब बीजेपी ने भी तैयारी की। बीजेपी अपने बड़े नेताओं को सभी जिलों में भेज रही है, चाहे वह शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वह संजय जायसवाल हो, चाहे रविशंकर प्रसाद हो। अब आपको महागठबंधन के आरोपों का, अब तक बिहार में क्या हो रहा था कि सिर्फ प्रशांत किशोर घेर रहे थे और प्रशांत किशोर के जो सवाल होते थे इतने नुकीले और इतने तीखे होते थे कि पूछिए मत। अब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ जनता जब खड़ी हो रही है तो इन्हें भी आत्म आकलन करना होगा। लेकिन इस बात पर हम फिर से कायम हैं, आपकी भी सहमति है कि सिर्फ एसआईआर के मुद्दे से बिहार का चुनाव महागठबंधन नहीं जीत सकता है। महागठबंधन को यह दिखाना होगा कि जो एनडीए की सरकार है वह नाकाम हो चुकी है। एनडीए की सरकार से हम आगे जाकर काम करने को तैयार हैं और हमारा जो बैगेज है, जो गंदा बैगेज है, वह पीछे छूट चुका है। अजीत जी,
वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, राजेश राम, कृष्णा आलाबरू, पप्पू यादव सब एक साथ बिहार की सड़कों पर, और लग रहा है कि विपक्ष जिंदा है, सड़कें सुनसान नहीं है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें आपने जो बात कही जो इस यात्रा को लेकर के, अभी जो आपने कहा उसमें दो तीन पहलू हैं, दो तीन चीजें निकल रही हैं। एक तो सेपरेट इशू है एसआईआर का, कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है मतदाता सूची का, वो एक इशू है जिसमें से 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए थे वो सूची जारी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही जारी हुआ, लेकिन वो सूची जारी हो गई है। एक दूसरा पहलू उसमें ये विपक्ष की एकजुटता का है, और तीसरा एनडीए का, इसका जो काउंटर करने का जो अपना तरीका है, जो उनको शुरुआत करनी है। हम लोग यहाँ से बात शुरू कर चुकी, सबसे मुख्य बात यही है कि राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं। ये संभवतः पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने राजीव गांधी को यात्रा करते देखा था, वो बिहार आए थे, उन्होंने यात्रा की थी, लेकिन वो ट्रेन से घूम रहे थे। मोतिहारी स्टेशन पर भी हम लोगों ने एक झलक उनकी देखी थी, वो ट्रेन से घूम रहे थे, वो यात्रा कर रहे थे। जब देश की यात्रा पर निकले तो ट्रेन से निकले थे, बिहार में वो भी ट्रेन से घूमे थे। इंदिरा गांधी आई थी बेलछी घूमने, तो वो उनकी हाथी की यात्रा और जीप की यात्रा वो बहुत विस्तार से हम लोग जानते हैं। अब राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं बिहार में, और ये कोई एक दिन दो दिन की यात्रा नहीं है, 2 हफ्ते वो बिहार में रहकर और यात्रा करेंगे। 20 जिलों में 50 विधानसभा सीटें, नंबर्स भले 50 है, लेकिन इम्पैक्ट पूरे बिहार के 243 सीटों पर इस यात्रा का इम्पैक्ट होना है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अब चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले अपोजिशन ने एक इतना बड़ा कार्यक्रम प्लान किया। बिल्कुल कार्यक्रम ही प्लान करना होता है। चुनाव के पहले तो आप इस तरह के कार्यक्रम से ही लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं और अपना नैरेटिव लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जो यात्रा शुरू हुई। उसी का दूसरा पहलू ये है कि समूचा विपक्ष इस यात्रा के बहाने एकजुट हो गया। बिल्कुल, अभी तक विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था, विपक्ष एक साथ दिख रहा है। वो तमाम नेता, अभी जैसे बहुत तेज चर्चा चल रही थी थोड़े दिन पहले कि पता नहीं मुकेश सहनी रहेंगे या चले जाएंगे, एनडीए में चले जाएंगे, उनको सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, वो अटकल भी अब खत्म हो गई। जिस तरह से कल वो जीप में खड़े थे, राहुल गांधी के साथ खड़े थे, राजेश राम खड़े थे, वहां पीछे शकील अहमद खान खड़े थे, और तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर थे, गाड़ी चला रहे थे। ये दूसरा मौका था। हमने देखा, आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव में भी संभवतः इसी इलाके में राहुल गांधी थे जब उन्होंने तेजस्वी यादव ने बिल्कुल सासाराम में ही चलाई थी। तो वो फिर उसकी इसकी याद ताजा हो गई। तो ये सब लोग एक सारे चेहरे अपोजिशन के दिखे। और पप्पू यादव का भी गम भुला दिया गया। बिल्कुल, पप्पू यादव भी आए, लालू यादव के पांव छुए बिल्कुल पिता की तरह, और लालू यादव ने भी बिल्कुल पुत्र की तरह आशीर्वाद दिया, मन के भीतर जो कुछ हो। लेकिन कल यह दिखा कि नहीं, संपूर्ण विपक्ष एक है। हम लोग तो ये बात तब से कह रहे थे कि लालू यादव को अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, तो उनको आउटरीच करना होगा, उनको सब आदमी तक पहुंचना होगा। अगर वो ईगो पालेंगे पप्पू यादव से, तो पप्पू यादव का कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो एमपी है ऑलरेडी, और 2029 तक के लिए एमपी है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान आरजेडी का होता, नुकसान तेजस्वी यादव का होता, और ये मौका चूक जाते तो आगे फिर मौका मिलता या नहीं मिलता बड़ी मुश्किल है कहना। ये तो ये हम लोग बार बार कह रहे थे कि लालू यादव, तेजस्वी यादव का आउटरीच करना है, उनको अपने ईगो को किनारे करके और लोगों तक पहुंचना है। तो वो पहुंचे लोग, पप्पू यादव को बुलाया गया, वो मंच पर आए, राहुल गांधी के साथ रहे, और लालू यादव के साथ मिलने का उनका विजुअल जो है वो तो वायरल हुआ ही। उन्होंने जिस तरह से दोनों के बीच में आत्मीयता दिखी, तो ये इस आत्मीयता का प्रदर्शन बहुत जरूरी था। अब एक तरह से संजय यादव भी वही थे, और संजय यादव ने रोका न टोका, संजय यादव ने भी उसी आत्मीयता के साथ उनसे मिलने दिया। हाँ, तो ये प्लान करके हुआ होगा, ये रैंडम नहीं था, ये अचानक नहीं था कि पप्पू यादव पहुंच गए और उनको रोक दिया, वो नहीं था, ये प्लान करके हुआ है। और ये आउटरीच का प्लान कांग्रेस ने भी पहल की होगी कि भाई किसी को इस समय अलग हम लोग अपने से दूर नहीं कर सकते हैं, जो दूर है उसको साथ ले आना है, जो अपने साथ है उसको और करीब ले आना है। तो ये इस प्लान के तहत, एक योजना के तहत, रणनीति के तहत ये काम किया गया है। और आप समझिए कि सीमांचल का आधा सिरदर्द जो है अपोजिशन का दूर हो जाएगा अगर सिर्फ पप्पू यादव को साथ में रखते हैं एनडीए के साथ। इंडिया ब्लॉक में उनका कांग्रेस और आरजेडी का तालमेल ठीक हो जाता है। अब ये हम लोग नहीं कह रहे हैं कि इस टिकट के बंटवारे में इस जो कंफ्यूजन होगा वो अब खत्म हो गया, वो होगा। पप्पू यादव भी अपने लोगों को टिकट दिलवाना चाहेंगे, उस इलाके में वो टर्म डिक्टेट करना चाहेंगे, कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहेंगे, तमाम चीजें होंगी। लेकिन अभी शुरुआती बात में जब असली लड़ाई शुरू होनी है, लोग कह रहे थे कि अभी तक बीजेपी का कैंपेन नहीं शुरू हुआ है,
तो अब तो करना होगा शुरू कैंपेन आपका। उसके पहले जो ये दाव चला है इंडिया ब्लॉक ने, उसका काउंटर तो अब एनडीए को भी करना होगा। और उस समय एक रणनीतिक बढ़त आपने ले ली, आपसी एकजुटता के मायने में कम से कम। अभी भी मुकेश सहनी के साथ वो रिंकल्स जो है, वो जो सलवटें हैं वो दूर नहीं हुई होंगी। उनकी जो सीटों की मांग है वो अपनी जगह होंगी, लेफ्ट की मांग अपनी जगह होगी। लेकिन सिद्धांत रूप में जनता के बीच में ये मैसेज चला गया कि अपोजिशन एकजुट है, अपोजिशन जनता के अधिकारों को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरा है। जो कि कल आपने भाषण हम सुन रहे थे, हमने देखा राहुल गांधी ने का एम्फेसिस था कि यह संविधान बचाने की लड़ाई है। तो हम लोग संविधान बचाने की एक लड़ाई देख चुके हैं जो लोकसभा चुनाव में लड़ा गया। भले बिहार में वो लड़ाई बहुत कामयाब नहीं हुई, लेकिन देश के स्तर पर बड़ी कामयाबी मिली थी। और वहां भी कामयाबी मिली थी जहां इसी तरह का गठबंधन फेल हो गया था। आप याद करिए, जब जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ लड़े थे, और प्रशांत किशोर उस समय उनके चुनाव रणनीतिकार थे, और यूपी के दो लड़के का नारा दिया गया था कि यूपी के दो लड़के। और इसी तरह से हम लोग तस्वीरें देखते थे कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी बैठे हैं, वो उस समय फेल हो गया था। कामयाबी क्यों नहीं मिली, हम यो कह सकते हैं अजीत जी की, देखिए 39 से 30 पर आ गए, और अंतिम समय में देखिए कहां प्रबंधन में और कहां रणनीति में भूल हुई कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए। नीतीश कुमार इधर हो गए होते तो कामयाबी इतनी बड़ी होती कि शायद केंद्र में मोदी की सरकार ही नहीं बन पाती। हाँ, तो यह तो अंतिम समय का खेल था। और हमने कल यह भी देखा कि शक्ति प्रदर्शन कैसा, कि पहले हम गाड़ियों में क्या देखते थे कि भाई जिनके समर्थक होते थे वे अपने नेता का नाम लगाकर उनकी तस्वीर लगा। कल गाड़ी संख्या, जैसे कि रामचंद्र सिंह यादव हैं, वो बता रहे थे 274 गाड़ी, 1 नंबर गाड़ी, 2 नंबर गाड़ी, 3 नंबर गाड़ी। पूर्व विधायक हैं, पप्पू यादव के ही समर्थक हैं। तो ये तो बिल्कुल अब बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन सड़कों पर है। हाँ, बिल्कुल है, शक्ति प्रदर्शन सड़क पर है। तो उस संविधान बचाने की जो लड़ाई थी, उसी लड़ाई को आप आगे बढ़ा रहे हैं, उसी का पार्ट 2 है ये। पहला पार्ट हमने कहा कि वो बाकी देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह की कामयाबी मिली वैसी नहीं मिली बिहार में। स्थिति ठीक है, उनके नंबर्स बढ़े, लेकिन वो इनके मैनेजमेंट फेल होने से ज्यादा हम कहेंगे कि उनका मैनेजमेंट बेटर होना था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने आउटरीच किया। उनको पता चल गया था कि बिहार में स्थिति बिगड़ सकती है, तो उन्होंने आउटरीच किया। नीतीश कुमार को अपने साथ लिया, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उनको जिस तरह से बुला करके ले आके मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो उनका मैनेजमेंट था। उसी तरह का मैनेजमेंट इधर आप कर रहे हैं। इस बार इंडिया ब्लॉक में हो रहा है कि सबको साथ लेके आओ, एक साथ लेके चलो, और संविधान बचाओ की लड़ाई पार्ट 2 है ये। बिल्कुल, मतलब उसी नैरेटिव में ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और भाषण में हमने ये भी सुना कि अब देखिए, वोट कटने वाली बात अब कोई बड़ा इशू नहीं है। वो हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं, अभी भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। वो बड़ा इशू नहीं है। बड़ा इशू अब ये है जो हमने भाषण में सुना कल तेजस्वी यादव के भाषण में भी, कि आप ये राशन में से नाम कट सकता है, वोटर लिस्ट से नाम कटने का नहीं है, आपका राशन में से नाम कट सकता है। हम लोग पहले दिन से कह रहे थे सामाजिक सुरक्षा से नाम हट सकता है, सब कुछ से हट सकता है जी। तो अल्टीमेटली ये कैंपेन उसी दिशा में जा रहा है। जब आप जुड़ेगा ये कैंपेन आम आदमी से कि भाई आपकी नागरिकता अगर संदिग्ध बना दी जाती है, आपका नाम अगर संदिग्ध कर दिया जाता है, तो सामाजिक सुरक्षा की जितनी योजनाएं हैं उससे आपका नाम कट जाएगा। यही तो हुआ था। जो उस समय संविधान बचाओ का मामला क्या था, आरक्षण पर चला गया मुद्दा कि अगर 400 सीटें आ गई तो ये आरक्षण खत्म कर देंगे। तो फिर उसने एकजुट कर दिया। वहीं गरीबों, वंचितों को, पिछड़ों को, जो सामाजिक सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, 5 किलो अनाज ले रहे हैं, उनको एकजुट कर सकता है ये, कि उसमें से हमारा नाम कट सकता है। ये कैंपेन अपना इस संविधान बचाओ पार्ट 2 में ये मुद्दा है। इस मुद्दे को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना है। तो एकजुटता जो है वो आरंभिक है, शुरुआती है, ऑप्टिक्स के लिए है, दिख रही है एकजुटता। सब लोग जनता के बीच में मैसेज दे दिया। अब इसमें जो कार्यक्रम शुरू होने के पहले हम लोगों की जो बात हो रही थी, जो आपने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छा मौका है कि सारे नेता एक साथ रहेंगे, तो अपना सीट बंटवारा भी करना। इसमें मैं उस पर आता हूँ, सीटों के बंटवारे पर आता हूँ। लेकिन जिस ऑप्टिक्स की बात आप कर रहे हैं, जो कल ऑप्टिक्स दिखा, अब तो यह दिख गया ना कि तेजस्वी यादव भी बिहार के नेता हैं और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब जिस तरीके के ऑप्टिक्स दिखे हैं, राहुल गांधी उसमें मना नहीं कर सकते हैं, और तेजस्वी यादव भी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, दावेदार होंगे। और जिस तरीके का सम्मान दिया, जिस तरीके का साथ दिया राहुल गांधी ने, इस पर मुहर लग गई, कह लीजिए बिना कहे भी। हाँ, बिल्कुल। अब उसकी कहने की जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग पहले से मान रहे थे कि होना वही है। जो अपनी बार्गेनिंग का मोल भाव की ताकत अपने हाथ में रखने के लिए कांग्रेस नहीं अनाउंस कर रही है। एक टेक्निकल पोजीशन है ये। मतलब हम बार बार कहते हैं कि मतलब टैक्टिक्स अलग होती है, स्ट्रेटजी अलग होती है। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी ये है कि साथ में लड़ना है।
सबको बिल्कुल। एक साथ लड़ना है, स्ट्रेटजी ये है। टेक्टिकल पोजीशन ये है कि कांग्रेस अपनी सीटें चाहती है कि कम से कम घटाई जाए पहले के मुकाबले, और वो अपने पास उस वो सीट बंटवारे के समय रखेंगे कि भाई आपको मुख्यमंत्री भी बनना है तो हम्म, हमको तो कम से कम सीटों में लेवरेज दीजिए। आप हम्म, सीएम बनेंगे, आपको सीएम घोषित किया जाएगा, तो आप लेवरेज दीजिए हमको सीटों में। तो इसलिए नहीं अनाउंस हो रहा था। अब उसका मैसेज चला गया जनता के बीच में। अब ऑफिशियली अनाउंस हो या नहीं हो, देखिए जी, जिस तरह से लालू यादव ने नारा लगवा दिया कि नारा लगाइए राहुल गांधी भी जिंदाबाद और तेजस्वी यादव भी जिंदाबाद, बिल्कुल, तो वो नारा बिल्कुल। लग गया, दोनों एक स्वर में दोनों का जिंदाबाद हुआ। हम्म, उसके बाद मंच संभाला जिस तरह से तेजस्वी यादव ने, जो उनको सम्मान मिला, लालू यादव को सम्मान मिला, वो सब हम लोगों ने देखा। लालू यादव कैसे मिले मल्लिकार्जुन खड़गे से और राहुल गांधी से, तो वो सब हम लोगों ने देखा। तो जी, एक तरह की केमिस्ट्री भी दिखा दी गई। देखिए हम लोग हर बार 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 कहते हैं कि मैथ्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट हम्म, केमिस्ट्री होती है। तो बिल्कुल। चुनाव में राजनीतिक गठबंधन में तो वो केमिस्ट्री दिखी कि एकजुटता है, सब सारे गठबंधन के साथी एकजुट हैं। और तेजस्वी यादव के ड्राइविंग सीट पर बैठना एक प्रतीकात्मक बात थी कि वो ड्राइव कर रहे हैं, सारे हम्म, गठबंधन के सहयोगियों को जीप में लेकर के वो ड्राइव कर रहे हैं। हम्म, उन्होंने कहा भी है कि भाई इंजन है हम, तो हाँ। इंजन की तरह उनको लेके चलना है। वो गाड़ी ड्राइव करेंगे, वो बिहार की ड्राइविंग सीट पर रहेंगे, और चुनाव में भी दीपांकर रहेंगे। भट्टाचार्य को परेशानी नहीं थी, मुकेश सहनी को उनके परेशानी नहीं सहनी थी, को परेशानी कांग्रेस नहीं को थी। सीटों को लेकर कल से चर्चा चल रही कि 55 सीटों की बात करीब करीब हाँ, सहमति बन गई है। और यह कहा गया कि क्वालिटी सीट्स आपको अधिक दिए जाएंगे ताकि आप भी मजबूत हो जाइए। ये बातें चल रही। चलिए अब जिस ओर चलना चाह रहे थे आप, जिस ओर हमारी बात हुई थी कि ये 2 हफ्ते और रात की फुर्सत, दिन भर की थकान, रात की फुर्सत, कहीं खुला मैदान, कहीं खेल ग्राउंड। तो अब ये सारे दिग्गज एक साथ बैठेंगे। तो अब बैठेंगे तो बात करने के लिए ही बैठेंगे। पहले क्या होता था कि भाई आपको इसके लिए जमा होना है कि आज सीटों पर बातचीत करनी है, तो सब बिल्कुल ताव में आते थे। अब आधे घंटे और 1 घंटे की बैठक होती थी। अब नहीं, अब आपको सीटों पर बातचीत हो न हो, लेकिन रात साथ गुजारनी है, साथ में खाना खाना है। तो जितने डाउट्स हैं वो लगता है इस बार क्लियर हो जाएंगे इन 15 दिनों में, और आहट में मिलने शुरू हो गए हैं। देखिए अब राहुल गांधी ने भी एक संकेत दिया कि वह पहली रात कहां पहुंचे। पहली रात अपने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के क्षेत्र में पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता है, कांग्रेस को फीडबैक है कि वहां थोड़ी मुश्किलें हैं। तो सबको लेकर पहुंच गए, वहीं विश्राम किया। और अब जब राहुल गांधी भी हैं, तेजस्वी यादव भी हैं, कृष्णा लाबरू भी हैं, राजेश राम भी हैं, अखिलेश सिंह भी हैं, और मुकेश सहनी भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य भी हैं, इतना बड़ा जुटान कहां होता। तो अब तो 243 सीटों में कौन सी पार्टी कहां, कितनी संख्या, कौन सा जाति समूह, सब कुछ डिस्कशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये अब एक मौका है अपोजिशन के पास, इंडिया ब्लॉक जी, की पार्टियों के पास एक मौका है जी, कि अब आप इंतजार करने के बजाय पहला स्ट्राइक करिए। जी, देखिए ये हमेशा ये स्थिति होती है कि अभी जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने देखा कि अपोजिशन के नेताओं ने बैठ करके तय किया कि हम्म, पहले उनका कैंडिडेट आ जाए तब हम अपना कैंडिडेट देंगे। हम्म, भाई इससे क्या फायदा हो गया आपको, इससे क्या फायदा होगा? भाई हारना बिल्कुल, तो है ही आपके कैंडिडेट को, हारना तो है ही हम्म, ना, जीतेगा तो एनडीए का ही कैंडिडेट, उसके जी, पास नंबर्स हैं, हम्म, 427 है और हम्म, उसको ज्यादा ही होंगी सीटें, उसको ज्यादा ही मतलब मिलेगा, 60% से ज्यादा ही वोट मिलेंगे एनडीए को। लेकिन हम्म, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? आपको पता है कि हारना है तो आप पहले अनाउंस कर देते अपना कैंडिडेट, तो होता ना कि हम्म, आपने एजेंडा सेट किया, आपके हिसाब से बीजेपी को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ ये काम करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को। यहाँ इंडिया ब्लॉक को मौका दे करके उनका रास्ता देखने के बजाय कि प्रशांत किशोर करेंगे, बीजेपी करेगी, उसके पहले आपको पहला स्ट्राइक करना है। पहले मारे सो मीर होता है। आप तय कर दीजिए बिल्कुल, अपनी सीटें और हम्म, गठबंधन अनाउंस कर दीजिए, सीटों की संख्या अनाउंस कर दीजिए, और अगर हो सके तो अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बाकी लोगों से पहले करना शुरू करिए। ये हम्म, फर्स्ट स्ट्राइक आप करेंगे तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा, आपके कैंडिडेट्स को भी समय मिलेगा, आपकी पार्टियों के भीतर जो तालमेल बिगड़ा हुआ है, जो पहले से मैसेज खराब था कि बड़े नेता एक जगह मिल रहे होंगे और उसी समय ग्राउंड पर लोगों का दूसरे लोगों का मिलना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीए में भी अभी बहुत घिचपिच है, वहां भी बहुत चीजें तय नहीं हुई है वहां भी। हम्म, लेकिन एक बात वो भी मैसेज बार बार कह रहे हैं, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम छोड़ करके जाने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो हम्म, कोई छोड़ के नहीं जा रहा है, वहां भी सब लोग एक हैं। उस एकजुटता के बावजूद सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है। अगर हम्म, उससे पहले इंडिया ब्लॉक अपनी सीटों का बंटवारा कर ले, सीटों का अनाउंसमेंट कर दे कि कौन पार्टी कौन सी कितनी सीटें लड़ेंगी, कहां हम्म, कहां से लड़ेंगे, और कैंडिडेट का अनाउंसमेंट शुरू कर दे, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और उसके लिए बिल्कुल, पर्याप्त समय ये मिल रहा है कि आप स्वाभाविक रूप से आप प्लान करके सीट बंटवारे के लिए नहीं बैठेंगे, हम्म, आप सहज रूप से बैठेंगे और उस बीच सीट शेयरिंग की बातें अगर हो जाए। देखिए संजय यादव साथ में है,
उनके पास सारा आंकड़ा है, सारा डाटा उनके पास है, जो सर्वे फीडबैक है वो सब उनके पास है। कृष्णा अल्लावारू के पास समूचा फीडबैक है। लेफ्ट के नेताओं दीपंकर भट्टाचार्य के लिए कहना क्या, उनके पास तो सारा सब फीडबैक उन लोगों के पास अपना हमेशा उनके झोले में पड़ा रहता है कि हमारा कहाँ क्या आधार है और कहाँ हम जीत सकते हैं, कहाँ जिता सकते हैं। और मुकेश सहनी ने भी इतने दिनों से तैयारी की है तो उनके पास भी अपना सारा डाटा है। तो इन तमाम लोगों को बैठ करके और अपनी सीटें तय कर लेनी चाहिए हैं। अगर इस यात्रा के दौरान सीटें तय हो जाती हैं और उनकी घोषणा शुरू हो जाती है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। इंतजार नहीं करना चाहिए इंडिया ब्लॉक को कि हम इंतजार करेंगे बीजेपी ले आए पहले कैंडिडेट तब उस हिसाब से हम कैंडिडेट देंगे, इसका कोई फायदा नहीं होता है। इसका आप एजेंडा सेट करिए ना। आप जैसे अभी एजेंडा सेट किया चुनाव का, जो नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं, संविधान बचाओ आपका मुख्य मकसद है, वोट देने का अधिकार बचाओ, वोट मतलब जो वोटर अधिकार रैली नाम ही दिया है तो वोट देने का अधिकार बचाओ। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर आप एक चुनाव का भी राजनीतिक एजेंडा ये ले आते हैं, एक जो ये एजेंडा है, इस एजेंडे के अलग अगर आप अपना एजेंडा सेट करते हैं कि हमारा ये सामाजिक समीकरण है, ये गठबंधन है हमारा, ये हमारी 6 पार्टियां हैं, हमारा ये सामाजिक समीकरण है, तो इसमें भी आप आगे निकल जाएंगे और सबको समय मिल जाएगा चुनाव की तैयारी करने का। देखिए ये बात इस जो अभी एजेंडा अभी जो चल रहा है इसको मौका ही बनाना चाहिए, क्योंकि एसआईआर जो है, वोटर अधिकार जो है, वो आपको एडवांटेज नहीं दिला सकता है। वोटर अधिकार की रैली आप कर रहे हैं, लेकिन वोटर अधिकार किसका छीना है? 7.25 करोड़ के नाम तो ऑलरेडी है लिस्ट में। बिल्कुल। तो वोटर अधिकार किसका छीना है? जो 65 लाख नाम आप कह रहे थे वो नाम भी जारी हो गए हैं। 65 लाख नाम जारी हो गए हैं और अब हमको लगता है कि 40 घंटे हो गए नाम जारी हुए। अब इसके बावजूद अभी तक कोई कंप्लेन, ऐसी बड़ी कंप्लेन नहीं आई कि हाहाकार मच गया, कितने लोगों का नाम कट गया, ये जीवित लोग हैं, नाम कट गया। हर अनुमंडल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बताना चाहिए कि देखिए 65 लाख की ये लिस्ट है, इनमें से ये आदमी जिंदा है, ये अपने पते पर रहते हैं, ये कहीं नहीं गए, इनका नाम काट दिया गया, तब मालूम होगा कि हाँ गड़बड़ी हुई थी। बिल्कुल, हाँ, तो तब मालूम होगा। लेकिन मतलब वो अपोजिशन को ये समझ में आ गया कि इसका बहुत इंपैक्ट नहीं होना है। अब ये एकेडमिक बहस के लिए ठीक है, कोर्ट की बहस के लिए ठीक है, या इस संवैधानिक बात के लिए ठीक है कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो लेकिन एक भी व्यक्ति का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। ये इस बात पर हम आप सब लोग सहमत हैं। उसकी लड़ाई होगी, लेकिन ये मास मूवमेंट नहीं है, ये जन आंदोलन नहीं है। आप इस ग्राउंड पर जन आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर नाम जो कटे हैं वो जेन्युइन नाम है। हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर 5% भी गड़बड़ी है उस 65 लाख की लिस्ट में, तो इसका मतलब 3.25 लाख लोगों के नाम कटे होंगे। अगर इतने नाम भी कटे हैं, 5% भी गड़बड़ी है, तो बहुत बड़ा कैंपेन आप खड़ा कर सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि उतना भी नहीं है, इसलिए वो इशू नहीं चलेगा। उसमें दूसरा पहलू चल सकता है ज्ञानेश्वर जी, जिस पर अभी तक किसी अपोजिशन के नेता ने नहीं कहा, वो ये कि आप चेक करिए कि 7 करोड़ 24 लाख जो है उसमें फर्जी कितना है। हाँ, अगर उसमें असली चीज ये, तभी तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इतना वोट जोड़ दिया महाराष्ट्र में और वो अतिरिक्त वोट डलवा दिए चुनाव के बाद और चुनाव जीत गए। तो वो आपके सामने खतरा है, आप उसको चेक करिए, अपना सिस्टम उसमें लगाइए, क्योंकि नाम कटने वाली चीज तो अब क्लियर हो गई कि वो बहुत ज्यादा नाम नहीं कटे हैं, जेन्युइन लोगों के नाम ज्यादा नहीं कटे हैं। जिनके नाम कटे हैं वो सचमुच मृतक है या शिफ्ट कर गए हैं या डुप्लीकेट था। तो उस आधार पर आपने उसके नाम पर जो आंदोलन शुरू किया है, उसका आप डायरेक्शन चेंज करिए, उसको आप डीप रूटेड करिए, उसको आप जनता के कंसर्न से जोड़िए और अपनी एकजुटता दिखाइए जनता के सामने। अभी 2 ही चीजें हैं, अभी अपोजिशन को अपनी केमिस्ट्री दिखानी है जनता के सामने, और दूसरे जनता के साथ कनेक्ट करना है। देखिए राहुल गांधी, तेजस्वी यादव दोनों के बारे में एक आम धारणा ये रही है कि जनता के बीच में कम रहते हैं। खैर बिहार के ज्यादातर नेताओं के बारे में ये धारणा है, लेकिन अब जनता के बीच जब आप उतर गए हैं, तो जो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा से हासिल हुआ था उसको आप रेप्लिकेट करें। आप देखें भारत जोड़ो यात्रा के बाद आप कर्नाटक भी कांग्रेस जीती और तेलंगाना भी कांग्रेस जीती, तो आप उसको रेप्लिकेट करिए, आप उसके हिसाब से करिए, लोगों के साथ कनेक्ट करिए, नुक्कड़ सभाएं करिए, चाय की दुकानों पर चाय पीजिए और अलग अलग समूहों से मिलिए। कहीं किसानों से मिल रहे हैं, कहीं मजदूरों से मिल रहे हैं, कहीं छात्रों से मिल रहे हैं, कहीं महिलाओं से मिल रहे हैं। तो ये प्लान होगी, यात्रा इस तरह से प्लान की गई होगी, इसमें कोई वो नहीं है। अपनी एकजुटता दिखाने के बाद ये मौका है जब आप बैठ करके एसआईआर से आगे सोचिए, वोट के मामले से आगे सोचिए, गठबंधन में सीट शेयरिंग करिए और करके अनाउंस कर दीजिए। अगर यात्रा समाप्त होने के साथ ही सीट शेयरिंग अनाउंस हो जाए ज्ञानेश्वर जी, तो ये एक बहुत बड़ा दबाव एनडीए के ऊपर हो जाएगा, प्रशांत किशोर के ऊपर भी हो जाएगा। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि प्रशांत किशोर सबसे पहले कैंडिडेट घोषित करेंगे। अगर उस मामले में भी इंडिया ब्लॉक आगे निकल जाए, कैंडिडेट भले थोड़ा कम ही अनाउंस करे, लेकिन ये अनाउंस कर दे अगर कि कितनी सीटें कौन लड़ेगा,
और आप याद करिए, हम बार बार 2023 का मध्य प्रदेश के चुनाव की याद दिलाते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने, ज्ञानेश्वर जी, चुनाव की घोषणा के पहले कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे। बिल्कुल चुनाव आयोग बिल्कुल। चुनाव की घोषणा करे उसके पहले नवंबर में चुनाव था और अगस्त में कैंडिडेट अनाउंस हो गए थे। और उसका बड़ा एडवांटेज मिला लोगों को। कठिन सीटों पर सबसे पहले कैंडिडेट अनाउंस किए, बड़े नेताओं के नाम अनाउंस किए और उन लोगों ने जाकर के काम शुरू कर दिया। तो ये इंडिया ब्लॉक के सामने एक बड़ा अवसर है कि आप सब लोग एक साथ हैं, सारे नेता एक साथ घूम रहे हैं, एक साथ बैठेंगे और आत्मीयता भी एक बनेगी। जब आप बहुत देर साथ रहते हैं तो एक सहजता आ जाती है बातचीत में, व्यवहार में। उस सहज अंदाज में ही आप सीट बंटवारा कर लीजिए। चलिए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट बहुत अच्छी ठीक है, बात है। सीट बंटवारा कर लीजिए। अजीत जी, कल दिन रविवार था, रविवार का दिन चुना, राहुल गांधी ने यात्रा के लिए, सभी लोगों को छुट्टी थी, लेकिन चुनाव आयोग में छुट्टी थी लेकिन छुट्टी हुई नहीं। सारे जो चुनाव आयुक्त थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को आ गए जैसे ही राहुल गांधी का भाषण समाप्त हुआ। चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्तों का भाषण आपने भी सुना, उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन यह भी दिखा कि वो चेतावनी अधिक दे रहे हैं और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। यदि शिकायत राहुल गांधी ने की कर्नाटका की, तो वायनाड की शिकायत अनुराग ठाकुर ने भी की, लेकिन नोटिस आप राहुल गांधी को सिर्फ देते हैं, अनुराग ठाकुर को छोड़ देते हैं। तो यह दोहरापन जो है ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है कि मन में कुछ मैल तो है, जो बात ठीक नहीं है चुनाव की सुचिता के हिसाब से। बिल्कुल ठीक बात है ज्ञानेश्वर जी, ये बात आपने बहुत सही उसके तरफ पॉइंट आउट किया। चुनाव आयोग ने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम हमारे लिए पक्ष भी बराबर है, विपक्ष भी बराबर है, हमारे लिए कोई करीबी और कोई दुश्मन नहीं है, हम सबको, एक सारी पार्टियों को हम एक समान रूप से ट्रीट करते हैं। लेकिन ये व्यवहार में समानता नहीं दिखती है। राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट के लिए जब कहा तो आप कह रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए और नहीं तो आप माफी मांगिए एक हफ्ते के भीतर, और नहीं तो आपने जो तमाम जो आरोप लगाए हैं वो सब उनको निराधार मान करके खारिज कर दिया जाएगा। आप माफी मांगिए देश से या हलफनामा दीजिए, ये कहा जा रहा है महादेवपुरा के मामले पर। और जब अनुराग ठाकुर ने वायनाड का दिया, अमेठी का दिया, रायबरेली का दिया, वहां के भी सब दिए गए, अखिलेश यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी का दिया कि वहां कितने फर्जी वोटर हैं, तो आपने उनको कोई नोटिस नहीं दिया, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। उल्टे ये सवाल उठा कि जिस काम को करने में राहुल गांधी की टीम को इतना समय लगा, वो अनुराग ठाकुर ने कैसे 24 घंटे में कर लिया। तो अपोजिशन का ये भी कहना था कि क्या उनको मशीन रीडेबल लिस्ट दिखाई गई है, उनके पास क्या लिस्ट सॉफ्ट कॉपी है जिससे वो मशीन में देख करके और सॉर्ट आउट कर लिया इतनी जल्दी। तो आप सॉफ्ट कॉपी जो होती है, मशीन रीडेबल कॉपी जो है, वो नहीं दे रहे हैं अपोजिशन को। तो ये भी एक दोहरा रवैया अगर ऐसा है तो ये भी क्लैरिफाई करना चाहिए। उसके अलावा ओवरऑल पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें बड़ी दयनीयता दिख रही थी हमको तो, तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की, कि भाई आप ऐसे लॉजिक दे रहे हैं जिनसे आप ही की बात, आप अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। जब वीडियो फुटेज देने की बात आई तो क्या कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ने? कहा कि हम किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी का वीडियो कैसे जारी करते हैं, निजता का हनन होगा। बिल्कुल। आप तो जब अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि 45 दिन तक जारी किया जा सकता है, तो जब 45 दिन तक जारी किया जाएगा तो उसमें निजता का हनन नहीं होगा। उस समय 45 दिन के लिए वो किसी की बेटी बहन और किसी की पत्नी नहीं रहेगी, और 45 दिन के बाद किसी की बेटी बहन हो जाएगी। निजता का हनन तो पहले दिन से होगा। तो आप ये नियम चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव याद है ना? वही हमने देखा। और अभी तो उससे भी आगे की एक चीज निकल गई, पानीपत की जो है एक क्या बुआना कला या कुछ इस तरह की सीट है, पंचायत सरपंच का चुनाव हुआ था ज्ञानेश्वर जी 3 साल पहले। और सरपंच जो चुना गया था, जो हार गया, एक व्यक्ति हार गया, उसने चैलेंज किया कि ईवीएम से चुनाव हुआ, और उसने चैलेंज किया कि गलती हुई है, वोट गलत गिना गया है, हम चुनाव जीते हैं। हाई कोर्ट तक से उसकी याचिका खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका स्वीकार की, सुनवाई की, और सुप्रीम कोर्ट के सामने वोट दोबारा गिना गया तो जीता हुआ उम्मीदवार, हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया चुनाव। सोचिए ये 5 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव उदाहरण देते हैं ना, बिहार के ही हिलसा विधानसभा क्षेत्र का, जहां शक्ति सिंह यादव 12 वोट से चुनाव हारे। और तेजस्वी यादव, याद कीजिएगा, बिहार की बात के कॉन्क्लेव में हमारे आपके सामने उन्होंने कहा था कि शक्ति सिंह यादव का नाम विजेता उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में 12 मतों से हरा दिया गया। तो ऐसी भी बातें तो आई है ना। हाँ, वही कह रहे हैं। हम लोगों ने अनिल मसीह को देखा चंडीगढ़ में, किस तरह से 8 बैलेट पेपर उन्होंने इनवैलिड कर दिया निशान लगा करके, और बीजेपी का आदमी जितवा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलटा। उसी तरह से ये पानीपत की एक सरपंच की सीट में जिसकी गिनती ईवीएम से हुई थी, और 3 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ईवीएम से दोबारा गिनती हुई तो नतीजे पलट गए।
बिल्कुल। नतीजा उसमें 52 वोट एक्स्ट्रा जुड़ गए उस हारे हुए कैंडिडेट में। तो ये अगर इस तरह की गड़बड़ी हो रही है तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आप आगे बढ़ के इस तरह की गड़बड़ियों को दूर करें। जैसे जी। डुप्लीकेट वोटर लिस्ट में बंगाल सरकार की जो ममता बनर्जी की शिकायतों को आपने दूर किया, आप इन शिकायतों को दूर करिए। आपने अगर कहा कि हम जो वीडियो फुटेज है नहीं देंगे, निजता का हनन होता है, तो ये नियम में बदलाव करिए कि पहले दिन से नहीं दिया जाएगा। अब 45 दिन तक आप रखेंगे, 45 दिन तक दे सकते हैं, उसके बाद आप नहीं देंगे, 45 दिन में डिलीट कर देंगे। जबकि ऐसी मांग है अपोजिशन की कि 1 साल तक रखिए, क्योंकि समय लगता है कहीं भी चुनाव की गड़बड़ी का आकलन करने में, सबूत जुटाने में, उसकी चीजें जुटाने में समय लगता है। तो हम कैसे 45 दिन के भीतर हर सीट पर चैलेंज कर सकते हैं? 1 साल तक रखिए वीडियो फुटेज। आप कह रहे हैं कि नहीं रखेंगे, अपनी ही बात को आप कंट्राडिक्ट कर रहे हैं वहां। तो आप तय कर ही सकते हो ना कि जिससे यह न दिखे कि यह व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। यदि यह जानने का अधिकार विपक्ष को नहीं है तो यह जानने का अधिकार आपको भी नहीं है, आपको भी किसी को नहीं नहीं है। हाँ, आप कैमरा की पोजीशनिंग ऐसी रखिए जिससे यह दिखे नहीं कि उसने वोट किसको दिया, बाकी सब कुछ स्पष्ट हो, बाकी सब कुछ स्पष्ट हो। हालांकि चुनाव आयोग का उस पर भी कहना है कि चूंकि वो अंदाजा लग जाएगा किस बूथ पर किसको कितने वोट पड़े हैं, इससे पॉलिटिकल पार्टीज निकाल लेंगी कि अगर उसको कम वोट पड़ा है और कितने लोग वोट डालने आए तो उनकी तस्वीर देख करके। लेकिन बहुत फार फेस्ड कंक्लूजन है, ऐसा नहीं चुनाव आयोग को करना चाहिए। चुनाव आयोग बार बार कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे थे। ऐसी दयनीयता दिख रही थी, लग रहा था कि आप अपोजिशन से लड़ने के लिए, आप राहुल गांधी से लड़ने के लिए वहां बैठे। भाई अगर चुनाव आयोग को अपनी साख का इतना ही ख्याल है, संवैधानिक व्यवस्था एक संवैधानिक संस्था के नाते उसको अपनी प्रतिष्ठा का इतना ही ख्याल है, तो उसको अपोजिशन के तमाम आरोपों की जांच करानी चाहिए आगे बढ़ के अपनी तरफ से। उसके संदेह खत्म करना चाहिए। जैसे हमारे जैसा व्यक्ति, हम लोग पहले दिन से एसआईआर पर बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि एसआईआर में उस तरह की गड़बड़ी नहीं है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहे हैं। और हम लोगों ने सीएसटीएस के संजय कुमार की भी मिसाल दी, जिन्होंने कहा कि भाई कोई पैटर्न नहीं है, किसी डिजाइन के तहत किसी का वोट नहीं काटा गया है। तो फिर अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो गड़बड़ी है ज्ञानेश्वर जी, वो व्यवस्था की गड़बड़ी है। व्यवस्था की गड़बड़ी का मतलब है, आपको ध्यान होगा कि बिहार में जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ था तो शाहरुख खान और सलमान खान के भी आधार कार्ड बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा थोड़े है कि नंदन नीलेकणी ने उस समय कहा था कि शाहरुख खान और सलमान खान का आधार बना दो। वो तो नीचे व्यवस्था में जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो किसी बदमाशी के तहत बना देते हैं। बिहार से ड्राइविंग लाइसेंस बन गया था प्रभाकरन का, लिट्टे वही तो प्रभाकरन का। तो ये थोड़े है कि जो एमबीआई है या जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर है, डीटीओ है, उसने ऑर्डर किया था कि बना दीजिए इनका, या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने ऑर्डर किया था। वो तो नीचे की बदमाशी होती है, कर देता है। तो अगर अभी भी किसी का बन गया है एक नाम, एक आवास पर बहुत लोगों के नाम है, या इस तरह की कहीं भी गड़बड़ी हुई है, किसी का नाम कट गया है मृत व्यक्ति का, किसी जीवित व्यक्ति का नाम कट गया है, मृत व्यक्ति का नाम जुड़ा रह गया है, तो आप कहिए कि हम जांच कराएंगे, इसको ठीक कर लेंगे। इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। आप अपोजिशन से क्यों लड़ेंगे? आप अगर अपोजिशन और सत्ता पक्ष को आप एक बराबर समझते हैं तो आप कहिए कि हम इस शिकायत की जांच कराएंगे, और सारी शिकायत की जांच करा करके और अपने को पाक साफ साबित करिए। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा लग रहा था कि चुनाव आयोग अपोजिशन से लड़ने, अपोजिशन के आरोपों का जवाब देने, अपोजिशन को कटघरे में खड़ा करने के लिए बैठा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए, प्रशांत किशोर तो बिहार में माफी नहीं मांग रहे हैं, राहुल गांधी कहां माफी मांगने वाले हैं। बिहार में विपक्ष, संपूर्ण विपक्ष पूरी ताकत के साथ सड़क पर है, सड़कें सुनसान नहीं है, लोकतंत्र जिंदा है, बिहार इसकी गवाही दे रहा है। तो बिहार और क्या आगे दिखाता है और चुनाव किस ओर आगे बढ़ता है, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।